नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो आपने देखा ही होगा, सोलर सिस्टम पे पिछला वीडियो बनाया गया था। जैसे कि मैंने कहा था कि पॉलिटी ज्योग्राफी चलता रहेगा। इस बार वाला भी वीडियो ज्योग्राफी का ही है। बड़ा बेसिक टॉपिक एक चुना हूँ, तो उस बेसिक टॉपिक को अक्सर क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाता, तो यहाँ आपको बता दिया जाएगा। कुछ बच्चे जो इंटरव्यू के लिए भी फ़ोन किए थे, जिनका बीपीएससी में हो गया है इंटरव्यू, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। आपके वनडे एग्जामिनेशन जितने चल रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बड़ा बेसिक टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है। जो हम आज करने वाले हैं वो हम करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसे भी जानना जरूरी है। इसमें हम पहले तो हम जानेंगे कि अक्षांश क्या है, ये है क्या। फिर इसमें जानेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जान लिए तो इनके कितने नंबर्स होते हैं, इनकी संख्याएं कितनी हैं पूरी पृथ्वी पर। फिर हम इसमें जान लेंगे कि इसका प्रयोग, इसका यूज किस लिए होता है, ये किसे आधार मानकर खींची गई हैं, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। फिर हम इसमें जानेंगे देशांतर, इसी तरीके से जान लेंगे है क्या, कितने होते हैं, इसका प्रयोग, ये सारी बातें हम जान लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक करेंट्स का टॉपिक जानेंगे जो शायद किताबों में ना मिले। इससे संबंधित एक करंट्स का टॉपिक है, शायद इंटरव्यू वगैरह में पूछा सकता है। कुछ लोगों का इंटरव्यू है, कुछ स्टूडेंट्स फोन किए थे, तो आपके वनडे एग्जामिनेशन में भी जो आप दे रहे हैं एग्जामिनेशन में भी पूछा सकता है। तो जो ये करंट्स वाला टॉपिक है, इसमें आप देखेंगे देशांतर। जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। भारत देश में जो हमारी समय मानक रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट है, लेकिन भारत में एक समय मानक रेखा से बड़ी दिक्कत होने लगी। तो संसदीय समिति और तमाम काउंसिल्स ने ये प्रपोज किया, तमाम समितियों ने ये प्रपोज किया कि भारत की समय मानक रेखा एक और कर दी जाए। तो हम अंत में ये भी जानेंगे जो करेंट्स का टॉपिक है। अभी हम डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो हमें अभी पहले जानना है अक्षांश, उसके बाद जानना है देशांतर। तो यहीं से आपका टॉपिक शुरू होगा। तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हो अक्षांश, लैटिट्यूड, अक्षांश। ध्यान से समझना। ऐसे सिंपली अगर जो बोला जाए कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश कहते हैं। ये सिंपल सी भाषा हुई, एकदम कोई बहुत ज्यादा बझाव नहीं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल था हुआ। लेकिन थोड़ी टेक्निकल में आए, टेक्निकल भाषा में इसे कहा जाए अक्षांश क्या होगा, तो ध्यान से समझना। पूरी पृथ्वी को इक्वेटर के द्वारा या भूमध्य रेखा के द्वारा दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये इक्वेटर या जितनी भी लाइन है ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है, काल्पनिक है। मतलब पूरी पृथ्वी पर ये जो रेखाएं खींची गई हैं अक्षांश और देशांतर, काल्पनिक है, कहीं रियल में है नहीं। पूरी पृथ्वी पर एक बीच से, पूरी पृथ्वी के बीच से एक काटने वाली रेखा जिसे इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री, ये पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, विषुवत रेखा। अब समझना है, इसी विषुवत रेखा को आधार मानकर, वो चांद जो होता है एंगल मापने वाला, इसी विषुवत रेखा को आधार मानकर, जैसे मान लिया यहां हमने चांद रख दिया, या यहां न रख के फिर यहां रख दिया, कहीं भी रख लिया, इसी विषुवत रेखा को आधार मानकर, विषुवत रेखा को आधार मानेंगे। और यहां विषुवत रेखा से आधार मानकर खींची गई कोई भी कोणीय दूरी, मान ली ये कोणीय दूरी खींच लिया हमने, कोई भी कोणीय दूरी, ये दूसरा कोणीय दूरी खींच लिया हमने, ये पॉइंट समझना, इसे भी हटा दो। तो विषुवत रेखा को आधार मानकर
पूरी पृथ्वी पर किसी भी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। जैसे मान लिया विषुवत रेखा को हमने आधार माना, उसके बाद यहां एक बिंदी लगा दी, मान लिया ये 15 डिग्री का, ये बिंदी 15 डिग्री पर आई। मान लिया यहां से विषुवत रेखा को आधार मानकर यहां लगा दिया, मान लिया 30 डिग्री का आया। तो 30 डिग्री ये जो पॉइंट मिला ये अक्षांश है। अब ये पृथ्वी पर जो अक्षांश मिला, अब इसी अक्षांश को पृथ्वी के पूरे चारों तरफ अगर जो मिला दिए, इसी अक्षांश को आधार मानकर और इक्वेटर के पैरेलल अगर जो उस पूरे अक्षांश को मिला दिए, तो अक्षांश सर्किल या अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त कहलाएगा। तो हमें इसे लिखना कैसे है, समझना कैसे है? सीधी बात, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर ऑफ एनी प्लेसेस, विषुवत रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। फिर से मैं कह रहा हूं, विषुवत रेखा से, ये इक्वेटर है, यहां से किसी भी स्थान की, पूरी पृथ्वी की किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। अब तो ऐसे ऐसे बीच बीच में अक्षांश हो गए। यहां मान लिया 30 डिग्री का अक्षांश हो गया, यहां मान लिया 60 डिग्री का अक्षांश हो गया, ऐसे मान लिया यहां 90 डिग्री का अक्षांश हो गया, ये 90 डिग्री, ऐसे इधर भी ये 90 डिग्री का अक्षांश हो गया। तो समझना है, ये एक अक्षांश, ये एक अक्षांश, 15 डिग्री हमने यहां लिखा था, 30 लिखा था, 60 लिखा था, ऐसे ऐसे पृथ्वी पर इधर भी। तो एक अक्षांश इधर, एक अक्षांश इधर, तो इन अक्षांश को ऐसे पूरी पृथ्वी इक्वेटर के पैरेलल अगर जो चारों तरफ पृथ्वी से मिला दिया जाए, तो ये अक्षांश सर्किल या अक्षांश रेखा हो जाएगी ऐसे। तो दो अक्षांशों को मिला दिया जाए तो दो अक्षांशों को मिलाने पर अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो हमें काउंट करना है कि अक्षांश कितने हैं। अब ध्यान से समझना, पूरी पृथ्वी पर ये पॉइंट ऐसे समझना, ये पॉइंट कितने बनेंगे, ये अक्षांश हुए। अक्षांश रेखाओं की बात अलग है। तो अगर जो कहा जाए अक्षांश, इसके नंबर, इसकी संख्या कितनी है, तो समझना यहां से अगर जो आप एंगल मापना शुरू किए, यहां से इक्वेटर से, तो यहां 0 से फिर 1 2 3 4 यहां 90 तक मिलेगा। अच्छा, यहां मिलना दोनों एक ही बात है। तो यहां से अगर जो शुरू किए तो यहां तक 90 तक मिलेगा, मतलब 90 नॉर्थ की तरफ मिला, ये नॉर्थ वाला। फिर से देखो, यहां 0 से शुरू किए, फिर उसके बाद यहां तक 90 तक मिलेगा, तो 90 साउथ में मिला। तो 90 प्लस 90 प्लस ये इक्वेटर वाला भी एक अक्षांश है, इसे भी ले लिए +1। तो अक्षांशों की संख्या कुल मिला जुला के कितनी हो गई? 181 अक्षांश हो गए। लेकिन अब अगला देखना, ये अक्षांश सिर्फ। अब अगली बात, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं मतलब ये लाइन या सर्किल, अक्षांश रेखाएं या वृत्त। तो समझना, इस पूरी पृथ्वी पर आप यहां से कोण मापो तो भी 90 डिग्री एक ही पॉइंट आएगा, यहां से कोण मापो तो भी 90 डिग्री एक ही पॉइंट आएगा। मतलब अगर जो यहां से 1 डिग्री लिए तो इसे भी पूरी पृथ्वी पर मिला दोगे, 15 लिए इसे भी पूरी पृथ्वी पर मिला दे रहे हैं आप, 30 लिए इसे भी पूरी पृथ्वी पर मिला दे रहे हैं, 60 लिए तो इसे भी पूरी पृथ्वी पर आप मिला सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। यहाँ 89 अगर जो यहाँ लेंगे तो यहाँ भी 89 एक मिलेगा दूसरी तरफ, तो इसे भी मिला सकते हैं 89। लेकिन यहां से भी मापेंगे, यहां से भी नापेंगे, 90 डिग्री एक ही पॉइंट मिलेगा। तो लाइन यहां 89 को 89 मिला देंगे, एक लाइन मिलेगी। लेकिन 90 जो डिग्री है वो लाइन नहीं बन सकता, वो सिर्फ पॉइंट ही रहेगा, इधर भी इधर भी। तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त की अगर जो बात करें तो एक तरफ यहां से अगर जो शुरू करें तो एक तरफ 89 मिलेगा, क्योंकि 90 डिग्री लाइन बनेगा नहीं या सर्किल बनेगा नहीं। तो एक तरफ यहां अगर जो 1 2 3 4 5 से शुरू करें 89 लाइन बनेगी। फिर इधर भी ऐसे ही साउथ की तरफ 89 लाइन बनेगी। 90 डिग्री तो लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि इधर से भी ये एक ही पॉइंट है, इधर से भी एक ही पॉइंट है, प्लस ये इक्वेटर वाली एक लाइन। तो कितना हो गया? 179 अक्षांश रेखाएं होंगी। एकदम जब नहीं समझ में आया फिर से वीडियो रिमाइंड करना है, फिर से देख लेना है। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं आपका। देखिए, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना, ये जो पृथ्वी पर पॉइंट मिल रहे हैं ये अक्षांश है। पॉइंट कहां से मिल रहे हैं? इक्वेटर को आधार मानकर पॉइंट निकाला जा रहा है, बस उसकी डिग्री है, उसका खास एक कोण है। तो इक्वेटर पे जो पॉइंट मिल रहे हैं वो अक्षांश हैं। अब उन अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहलाती है।
आप यहां से 1 डिग्री मिला तो यहां से 1 डिग्री पूरे पृथ्वी पर मिला सकते हो, ऐसे 15 को मिलाए, 60 को मिलाए, 60 को मिलाए, इधर 89 तक मिला सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री लाइन नहीं बनेगी या सर्किल नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, इधर से भी मापने पर, इधर से भी मापने पर, ऐसे साउथ में। तो अक्षांश रेखाएं 89 रेखा बनेगी 89 डिग्री तक, 90 बनेगा नहीं क्योंकि पॉइंट है। इधर भी रेखा मिलेगी 89 डिग्री तक, एक रेखा इक्वेटर वाली, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। इतनी बात तो हो गई, अब समझना है ये अक्षांश। मान लिया ये एक अक्षांश है 0 डिग्री, ये एक अक्षांश है 15 डिग्री, या दूसरा अक्षांश है 1 डिग्री। तो समझना है इसे, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को, किन्हीं भी दो अक्षांश, कोई भी दो अक्षांश हो, ये 0 डिग्री है, यही 1 डिग्री मिलेगा, उनको भी बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? दो अक्षांशों के बीच का एरिया, रियल में जो दो अक्षांश खींचे गए पृथ्वी पर, और रियल एरिया लगभग 111 किलोमीटर का होता है। मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री आने पर ये पूरा एरिया जो निकलेगा, पूरा दूरी जो निकलेगी 111 किलोमीटर की होती है। तो आपको जल्दी जल्दी एक बार अगर जो रिवाइज किया जाए तो इतनी बातें बताएंगे। पहली बात बताएगी अक्षांश के बारे में। तो ये जो पॉइंट निकल के आया, 90 इधर पॉइंट और एक ये 0 वाला पॉइंट, 90 90 1, ये अक्षांश हुआ। इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त, सर्किल, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सर्किल ही बन रहा है। तो उनकी संख्या 89 प्लस 1 179। दो अक्षांशों के बीच की क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इतनी बातें तो आपको लगभग बता दी गई। अच्छा, अब इसमें क्या है? अक्षांशों का प्रयोग समझना है। अक्षांशों का प्रयोग, इसका यूज आपको बताया गया। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। तो अक्षांशों का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है? अक्षांशों का प्रयोग होता है जलवायु निर्धारण के लिए। जलवायु निर्धारण के लिए कहां कैसी जलवायु है ये अक्षांशी बताते हैं। कहां कैसी जलवायु है ये अक्षांशी बताते हैं। जैसे इन्हें कटिबंधों में ही हम जानते हैं। जैसे आपको जो कहा जाए, ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, ऐसे ही नॉर्थ में पकड़ लो, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। तो समझना है इसे, समझिए। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा कहते हैं। मकर वृत्त या मकर रेखा। ऊपर जाओ, 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री साउथ वाले को अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्किल। फिर से और ऊपर जाओ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल।
अब आपको इसमें बेसिक बातें समझना है। सन की जो लोकेशन होती है, सूर्य, सन हमेशा इन्हीं दोनों के बीच भ्रमण करता है, इसीलिए मैंने रेड से कर दिया। सूर्य की स्थिति जो होती है वो इन्हीं दोनों के बीच होती है। मतलब आपसे कहा जाए सूर्य कहाँ होता है पूरे साल भर में, तो सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य ही रहता है पूरे साल भर। मतलब 21 जून वो समय होता है जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकता है, फिर सितंबर में यहाँ आपको इसे समझना है। तो कर्क और मकर रेखा के मध्य ही सूर्य रहता है। तो अगर जो सूर्य कर्क और मकर रेखा के मध्य रहेगा तो जाहिर सी बात है सूर्य यहां रहेगा तो सनलाइट अधिक मिलेगी, इधर सनलाइट इधर अधिक मिलेगी, यहां सनलाइट अधिक मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये जो जोन मिला ये कैसा मिला, वार्म जोन हुआ, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध हुआ। अब फिर से देखो, अगर जो यहां सनलाइट अधिक मिलती है तो फिर से आर्कटिक से नॉर्थ पोल पर और अंटार्कटिक से साउथ पोल पर यहां सनलाइट 6 महीने रहती ही नहीं। सनलाइट SN में लिख दे रहा हूं, सनलाइट SL या तो एकदम कम रहती है या तो 6 महीने तक रहती ही नहीं, यहां भी ऐसे ही है। तो यहां टेम्परेचर एकदम नगण्य होता है, होता ही नहीं, यहां भी टेम्परेचर एकदम नगण्य होता है, होता ही नहीं। तो फिर ये तो आर्कटिक से नॉर्थ पोल तक ये वाला रीजन, अंटार्कटिक से साउथ पोल तक ये वाला रीजन, सनलाइट एकदम ना होने के कारण, एकदम नगण्य होने के कारण तापमान कम रहता है, जिससे ये कूल जोन हुआ। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, क्योंकि यहां टेम्परेचर होता ही नहीं है, लाइट इसीलिए सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। फिर से देखो, अब ये कूल ये वार्म, ये कूल ये वार्म, ऐसे ही ये कूल ये वार्म, तो बीच में बचा ना ज्यादा कूल होगा ये, ना ज्यादा वार्म होगा, क्योंकि बीच में है। तो इसे क्या हमने कह दिया, इसे कह दिया टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। ये क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। तो यही जलवायु का निर्धारण कर रहा है। तो अक्षांश रेखाएं कर क्या रही हैं, जलवायु का निर्धारण कर रही हैं। उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक आपसे पूछा जाए तो विषुवत रेखा से कर्क और मकर रेखा के मध्य, विषुवत रेखा से कर्क और मकर रेखा के मध्य दोनों गोलार्ध में क्या मिलता है, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से आर्कटिक और अंटार्कटिक, कर्क रेखा से आर्कटिक के मध्य टेम्परेट जोन या नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्थ की तरफ जो है। मकर रेखा से अंटार्कटिक तक सदर्न टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण वाला। आर्कटिक सर्किल से, आर्कटिक लाइन से नॉर्थ पोल तक कूल जोन नॉर्थ वाला। फिर से अंटार्कटिक से साउथ पोल तक शीत कटिबंध या कूल जोन साउथ वाला। इसी तरीके से आपको बांट लेना है। अब बारी आती है कि हम थोड़ा सा कायदे से समझ लें कि देशांतरों के बारे में भी अगर जो समझ लें तो देशांतर भी देखते हैं। आपको इसके बारे में बता दिया गया। देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देखो सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। मान लिया ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन ही, आपको पोल बता दिया गया पहले, दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन ही कहलाती है देशांतर। इसमें बहुत ज्यादा कोई झमेला है ही नहीं। दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन वो देशांतर कहलाती है। मतलब एक पोल से दूसरे पोल पर खींची गई लाइन ही पूरी पृथ्वी पर देशांतर कहलाती है। पृथ्वी तो गोल है, तो एक पोल से दूसरे पोल पर कनेक्ट करने वाली लाइनें ही क्या कहला रही हैं, देशांतर कहला रही हैं। अब ये देशांतर लाइनें क्या हैं, मान लिया दूसरा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ऐसे ही यहाँ नॉर्थ पोल होगा, यहाँ समझना। तो इस नॉर्थ पोल से लाइन खींची जा रही है चारों तरफ पृथ्वी के। तो आपको ऐसे ही समझना है, किसी एक पॉइंट से चारों तरफ जब
खींची जाए, कोई भी चारों तरफ लाइन खींची जाए तो कितने डिग्री की लाइन खींची जा सकती है? तो जवाब आता है 360। तो देशांतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360। सिंपल सी बात है। तो देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360, क्योंकि एक पॉइंट से 360 डिग्री का ही कोण खींचा जा सकता है, इसलिए देशांतर कितने होते हैं? 360 होते हैं, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये मिलाई जा रही हैं। किताबों वगैरह में भी देखेंगे तो आपको दिया रहेगा पृथ्वी पर या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण प्रधान देशांतर या प्रधान युग्मांतर लाइन को आधार मानकर खींची गई लाइन ही देशांतर कहलाती है। सीधी बात आपको समझना है, दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन ही देशांतर कहलाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 360 होती है। दो देशांतरों के मध्य जो क्षेत्र होता है उसे गाल कहा जाता है। गाल प्रोजेक्शन बनता है, ग्रेजुएशन वगैरह किए होंगे इससे, ज्योग्राफी से, तो बताया जाता है गाल प्रोजेक्शन बनता है, तो गाल कहा जाता है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.34 किलोमीटर के लगभग होती है, जो पोल पर जाने पर, देखो यहाँ पोल पर जाने पर घट जाती है, एकदम जीरो हो जाती है। मतलब दो देशांतरों के मध्य की दूरी पोलर रीजन में शून्य हो जाती है, क्योंकि ये लाइनें आके मिल जा रही हैं। तीसरी बात आपको बता दी गई, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको देशांतर हो गया, अक्षांश हो गया, अक्षांशों के बारे में हो गया। अब थोड़ी सी बात, देशांतरों का यूज कैसे किया जाता है? देशांतरों का यूज किया जाता है समय निर्धारण के लिए। और अक्षांश और देशांतर जब दोनों मिल जाएं, ये मान लिया अक्षांश है नॉर्थ से साउथ, ये मान लिया देशांतर है, तो जहां पॉइंट मिलते हैं उससे स्थान डिसाइड होता है, दोनों मिलकर स्थान डिसाइड करते हैं। लेकिन देशांतर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देशांतर का प्रयोग किया जाता है समय निर्धारण के लिए। तो इसे भी समझ लेते हैं कैसे किया जा रहा है। कैसे, आपको यह भी समझना है, एक बात और समझ जाइए, जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर एक, यहां से लेकर पूरी धुरी पर, अपने धुरी पर एक बार रोटेट करती है 24 घंटे में। तो पृथ्वी अगर जो 24 घंटे में एक बार रोटेट कर रही है, 24 घंटे में रोटेट कर रही है, कितना डिग्री? 360 डिग्री रोटेट कर जा रही है। तो आपको ऐसे समझ जाना है कि 24 घंटे में अगर जो 360 डिग्री रोटेट कर जा रही है, तो 24 घंटे में अगर जो हम मिनट निकालें तो 24 गुणे 60, और उसके बाद कितना रोटेट कर जा रही है? 360। ऐसे ही समझना है। तो अगर जो 24 घंटे में वो 360 डिग्री रोटेट कर जा रही है, तो आपको ऐसे समझना है कि भाई 1 डिग्री रोटेट कर रही है, कितने मिनट जाएगी? 360 डिग्री रोटेट कर रही है तो 24 घंटे में, तो 1 डिग्री रोटेट करेगी कितने मिनट में? तो ऐसे आपको समझना है। अगर जो इसे क्रॉस करेंगे तो 6:36 हो जाएगा और 6:4, मतलब 1 डिग्री रोटेट करेगी पृथ्वी, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में रोटेट करेगी कितने मिनट में? 4 मिनट में। ये आपका सिंपल सा निकल आएगा। इसी हिसाब से बताया जाता है कि पृथ्वी पर ये जो देशांतर हैं, उन देशांतरों के मध्य 1 डिग्री 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। उसे मैं अब समझाने वाला हूं, बस ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ऐसे याद रखना, समझो। अब एकदम कहानी गढ़ना है, कहानियों के माध्यम से हम समझेंगे। ध्यान से समझिए। 15वीं 17वीं शताब्दी जब थी, 14वीं 15वीं शताब्दी में तो दुनिया बहुत आइसोलेटेड थी। बहुत ज़्यादा यूरोप के अलावा अमेरिका वगैरह का ज्ञान तो किसी को नहीं था। अमेरिका की खोज तो बाद में हुई। यूरोप से थोड़े बहुत व्यापार होते थे। धीरे धीरे करके 17वीं शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप वासियों का बोलबाला बढ़ा, विशेषकर ब्रिटेन का शासन पूरी दुनिया पर हो गया। अब उन्हें दिक्कत क्या आने लगी? उन्हें दिक्कत आने लगी समय को लेकर। उन्हें दिक्कत जब समय को लेकर आने लगी तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कत होने लगी। तो वो सोचे कि किस तरीके से समय का निर्धारण किया जाए जिससे हम लंदन को अपना मैनेज कर सकें। उनका फोकस तो लंदन ही था, लंदन को मैनेज कर सकें, मतलब ब्रिटिश एम्पायर को मैनेज कर सकें, किस तरीके से फोकस किया जाए। अब जब ये बात शुरू होने लगी तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरा भारत, पूरा यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरा लगभग इंग्लैंड का ही था। इसके लिए मीटिंग शुरू हुई लंदन में, ग्रीनविच नामक जगह पर। आप ऐसे समझना, ये मान लिया अफ्रीका, अरब, भारत,
और उसके बाद ये जापान, ये अलास्का वाला पॉइंट ऐसे समझो। ये ब्रिटेन है ऐसे, ये बीच वाला इक्वेटर, ये नहीं थोड़ा सा साउथ में होगा, ये अक्षांश रेखा इक्वेटर, ये समझ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऐसे इधर ही होगा, इधर भी होगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक ही हम कॉन्टिनेंट मानते हैं। तो यहां मिला हमें लंदन, ये ब्रिटेन मान लिया ये। तो ब्रिटेन वालों ने कहा, उन्होंने सोचा कि भाई किया कैसे जाए, सारे पर पूरी दुनिया पर टाइम का डिसाइड वो भी हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग किया कैसे जाए। इन्हें समस्या क्या आने लगी, भाई पृथ्वी तो गोल है, जैसे मान लिया ये पृथ्वी, ये मान लिया गोल पृथ्वी है, इस पर कहां बीच माने, कहीं भी हाथ रखेंगे या कहीं भी मानेंगे तो कोई भी कह सकता है ये गोल सतह पर बीच भी बीचों बीच यही है, या बीचों बीच यही है, या बीचों बीच यही है, ऐसे भी कहा सकता है। तो चूंकि पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन ने बोला जहां हम है वही दुनिया का बीचों बीच है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। नहीं तो पूरी पृथ्वी पर जब पृथ्वी गोल है तो कहाँ बीचों बीच आप मान सकते हैं, जब उसे चतुर्भुजाकार बनाएंगे तब तो बीचों बीच कहीं हो सकता है। तो माना गया कि जब ब्रिटेन का शासन है तो भाई ब्रिटेन समय निर्धारण कर रहा था, तो बोला बीचों बीच यही है। अब ये अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची किसे आधार मानकर जाए, जो कभी बदले ना। तो माना गया कि पोलर स्टार, जो ध्रुव तारा होता है नॉर्थ में, उसे आधार मानकर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाए। तो ध्रुव तारे को ही आधार मानकर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये भी आपका क्वेश्चन एक बार मेरे नेट में आया था, पूछा सकता है, जनरल नॉलेज के लिए भी जान सकते हैं कि ये जो अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, पृथ्वी पर प्रोजेक्ट की गई हैं, ये किसे आधार मानकर, ध्रुव तारे को आधार मानकर। अब यहाँ आ जाओ, मीटिंग शुरू हुई समय निर्धारण करने के लिए। तो मीटिंग में क्या, कहाँ मीटिंग शुरू हुई, लंदन में, ग्रीनविच में। ग्रीनविच में जहां मीटिंग शुरू हुई, जहां उनकी टेबल पड़ी, टेबल का बीच वाला खूंटा जहां पड़ा, बोला गया कि ये दुनिया का बीचों बीच है। इसी दुनिया को बीचों बीच नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली एक लाइन खींच दी गई। बोला गया कि यही प्राइम मेरिडियन लाइन है, पीएमएल मैंने लिख दिया, प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। फिर से, चूंकि ये ग्रीनविच से निकलती थी इसीलिए इसे बोला गया ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। ये समय निर्धारण करती है, इसीलिए इसे टाइम मेरिडियन लाइन भी कहा गया। प्राइम मेरिडियन लाइन, टाइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच लाइन। बोला गया इससे इधर जो है ये ईस्ट, इससे इधर वेस्ट। इसमें सिंपल सी बात कही गई, इसके इधर ईस्ट में जाने पर 4 मिनट का टाइम इंक्रीज होगा पर लॉन्गिट्यूड। मतलब अगर जो ये 0 डिग्री है, अगर जो कोई 1 डिग्री पर पहुंच जाएगा, 2, 3, 4 ऐसे कोई 1 डिग्री देशांतर पूरब जाएगा, तो अगर जो यहां 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री जाने पर 12:04 हो जाएगा। आपको पहले निकाला गया है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो 1 डिग्री आगे जाने पर 12:04 यहां होगा, 2 डिग्री जाने पर 12:08 होगा। ऐसे ही अगर जो मान लिया कोई 30 डिग्री यहां ले लिया, यहां 30 ईस्ट, तो यहां क्या होगा, यहां 12 बज रहा है, तो 30 ईस्ट मतलब 30 गुणे 4, 3 चौक 12, 120 मिनट। मतलब यहां कितना बज जाएगा, 2 बज गया, यहां 2 बज जाएगा। ऐसे ही समझना है। फिर से क्या कहा गया, अगर जो इस लाइन से कोई वेस्ट की तरफ जाता है, ये वेस्ट की तरफ जाता है, तो 4 मिनट का टाइम डिक्रीज होगा पर लॉन्गिट्यूड। मतलब अगर जो यहां 12 बज रहा है, लंदन या पूरे ग्लोब में ऐसे हॉरिजेंटल यहां 12 बज रहा है, तो पूरब में आने पर, पश्चिम में आने पर 1 डिग्री आने पर 11:56 होगा, 2 डिग्री पश्चिम में आने पर 11:54 होगा, 56 मिनट, फिर 52 मिनट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके से इधर बढ़ेगा, इधर हम बना भी दें, इधर अमेरिका, इधर अमेरिका, ऐसे मान लिया अमेरिका,
देख लो एक बार। अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। इसी तरीके से यही हॉर्न, ये जो कोना यहाँ बढ़ा है नॉर्थ अमेरिका का, यही आपको मैप में यहाँ दिखता है ऐसे, ये अलास्का अमेरिका। पूरी पृथ्वी तो गोल है, तो यही आपको मैप में यहाँ दिखता है। अब ऐसे समझना है, तो 4 मिनट का टाइम इधर पूरब में जाने पर बढ़ रहा है, 4 मिनट का टाइम पश्चिम में आने पर घट रहा है। इससे संबंधित कठिन से कठिन सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक कठिन सवाल एक बार पूछा गया था, कहाँ से, इसे समझना है। एक बार कहाँ पूछा गया था, कोई एक व्यक्ति लंदन से हवाई जहाज से पश्चिम की ओर उड़ान भरता है। पश्चिम की ओर का मतलब नॉर्थ में, तो वहां पश्चिम की ओर नहीं था, ऐसे साफ साफ दिया था। कोई एक व्यक्ति लंदन से हवाई जहाज से अमेरिका की तरफ उड़ान भरता है, मतलब पश्चिम की तरफ। आपको इतना जानना था कि पश्चिम की तरफ उड़ान भर रहा है। अमेरिका की तरफ अगर जो उड़ान वो भर रहा है, समझिएगा। अब फिर बोला, समय को नियतांक मानते हुए। समय को नियतांक का मतलब समय, यात्रा में समय नहीं लग रहा है, मतलब कांस्टेंट मान लेना है, यात्रा का समय नहीं छोड़ना है। समय को नियतांक मानते हुए वह अपनी हवाई जहाज 40 डिग्री ईस्ट देशांतर पर लैंड कराता है। मतलब कितना डिग्री ईस्ट देशांतर पर लैंड करा है? 40 डिग्री ईस्ट देशांतर पर। अब अगर जो लंदन में उस समय 12 बजे हैं, तो यहां उतरते समय टाइम क्या होगा? आपको ये बात खूब अच्छी तरीके से समझ, उतरते समय टाइम क्या होगा? तो आपको ऐसे समझना है कि जा कहां रहा है, पश्चिम में जा रहा है। पश्चिम में जा रहा है तो 40 डिग्री गुणे 4 मिनट माइनस करना है। तो 40 डिग्री पूर्व पश्चिम में जा रहा है, 40 डिग्री 4 4 16, मतलब 160 मिनट आपको घटा देना है 12 मिनट से, 12 बजे से। तो 12 बजे से 160 मिनट आप घटाएंगे, 12 से 2 घंटे घटाएंगे, 120 मिनट, 2 घंटे, 2 घंटे घटाएंगे तो हो गया 10, फिर 40 मिनट और घटाएंगे तो 9:20 पे यहाँ 9:20 होंगे। इसी तरीके से, क्योंकि पहले सवाल में दे दिया कि समय कांस्टेंट है, यात्रा में समय नहीं लग रहा है, तो जितने डिग्री ये पश्चिम में लैंड हुआ, आपको बताया गया है कि 4 मिनट टाइम घटेगा पर लॉन्गिट्यूड। तो 40 डिग्री ईस्ट पर लैंड हुआ, तो 40 डिग्री ईस्ट मतलब 40 गुणे 4 160 मिनट इधर कम होगा। आपको ऐसे समझना है। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखो। अब ये प्राइम मेरिडियन लाइन, इसी को आधार मानकर सभी देशों में, इसी को आधार मानकर सभी देश अपने समय का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार फ्रांस में किया जाता है, रूस में 11 टाइम जोन है। इसी प्रकार खूब ज्यादा टाइम जोन, आपका 9 टाइम जोन तो फ्रांस में है। रूस बहुत सारा बड़ा क्षेत्र है। जब अंग्रेजों का शासन था तो 2 टाइम जोन था, एक बंबई एक कलकत्ता, 2 टाइम जोन था अंग्रेजों के शासन में। जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा ने एक ही टाइम जोन का जिक्र किया। वो टाइम जोन आपका यहाँ 82.5 डिग्री है, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, 82.5 डिग्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिनट में डिवाइड होता है, मिनट में। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट, 60 मिनट, इसी तरीके से। तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो भारत के पास जो अभी टाइम जोन है जिससे हमारे समय निर्धारण होता है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। मतलब देखो, ईस्ट है मतलब हम आगे हैं, और ये 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम से, मतलब ये ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटा अधिक है, 5.5 घंटा अधिक है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अधिक है, आपको ये बात समझना है। तो ग्रीनविच मीन टाइम से जो 5.5 घंटे अधिक है, ये कहां से जाता है? ये मिर्जापुर से होते, इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर होते हुए ये चला जाता है। इस समय यही एक टाइम जोन है, इस समय यही एक टाइम जोन है। अब आपको इसके आगे की बात, अब इससे संबंधित जो आपका क्षेत्रीय बातें हैं, मतलब जो आपके देश की बातें हैं, वो आपको बताया गया था कि अंतिम चरण में हम उसकी बात करेंगे। चलो देखो, अब भारत पे आ जाते हैं। मान लेते हैं ये इंडिया,
ऐसे ही जल्दी जल्दी कर दिए। चलो ये मान लेते हैं इंडिया। अब समझिए इंडिया में अभी जो टाइम जोन है वो एक ही है, वो जाती है 82.5 डिग्री यहाँ, ये 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अधिक है। अब इससे समस्या क्या हो रही है? इससे समस्या आपको भारत में यहां गुजरात से अरुणाचल की दूरी लगभग 2900 किलोमीटर से अधिक है। हमारे पास जो टाइम स्टैंडर्ड है, टाइम लाइन है, वो एक ही है जो 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब मान लेते हैं यहां के हिसाब से अगर जो समय का निर्धारण किया जा रहा है इसी के हिसाब से, तो मान लें पूरे भारत में एक टाइम है 7 बजे, समझे? ये जो गुजरात का एरिया है, ये अगर जो हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, और ये लगभग है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। मतलब अगर जो दोनों की दूरी हम लें, भारत कितने काक्षांश है, सॉरी देशांतरीय विस्तार, देशांतर माफ करना, ईस्ट देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर, तो अगर जो देशांतरीय हम दूरी लें तो 30 देशांतर के मध्य बसा हुआ है। मतलब 68 से अगर जो हम 97 तक पहुंचेंगे तो लगभग 29 के आसपास आएगा, 29-30 देशांतरों के मध्य भारत बसा हुआ है। अगर जो हम इसमें टाइम निकालें तो 3 चौक 12, 120 मिनट का अंतर आना चाहिए। लेकिन पूरे भारत के लिए एक ही टाइम जोन है, वो 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट मतलब अगर जो यहाँ 7 बज रहा है तो ध्यान से समझना, यहाँ 7 बजे को जो सूरज निकल रहा है तो अरुणाचल प्रदेश जो वाला क्षेत्र है यहाँ सुबह जल्दी हो जाएगी, क्योंकि एक ही टाइम जोन है। सुबह सूरज टाइम डिसाइड हो रहा है यहाँ बीच के हिसाब से, तो यहाँ सुबह जल्दी हो जाएगी और यहाँ कहीं ना कहीं दिन दिखेगा, कहीं 8 बजे 9 बजे गुजरात में। 2 घंटे का अंतर है, मतलब सूरज यहाँ निकला और 2 घंटे बाद गुजरात में दिख रहा है रियल में, लेकिन टाइम जोन के हिसाब से टाइम वही डिसाइड करना पड़ रहा है। इसी प्रकार शाम को भी होगा। इसी प्रकार सूरज अगर जो डूब रहा है तो मान लिया 5 बज रहा है पूरे भारत में, क्योंकि एक ही टाइम जोन है, 5 बज रहा है पूरे भारत में, 5 बजे पूरे भारत में यहाँ शाम हो जाएगी। 2 घंटा जोड़ दीजिए 5 में, मतलब यहाँ 7 बजे जैसा शाम होगा और यहाँ पूरा दिन ही रहेगा 5 बजे जैसा या थोड़ा अधिक। मतलब 2 घंटे के अंतराल होने के कारण 30 देशांतरीय विस्तार में भारत बसने के कारण इसमें वास्तविक तो होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का अंतर हो जा रहा है। मतलब एक ही टाइम जोन होने के कारण हो क्या रहा है, कहीं सुबह जल्दी हो जा रही है, फिर शाम कहीं देर से हो रही है, कहीं शाम देर से हो जा रही है, सुबह जल्दी हो रही है, यही हाल हो रहा है। तो इसे समस्याएं क्या आ रही हैं? इससे कुछ समस्याएं, जैसे मान लें यहाँ सुबह जल्दी हो गई, यहाँ सुबह थोड़ी लेट में हुई, यहाँ शाम खूब लेट में हुई, यहाँ शाम जल्दी हो गई। अब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उन्हें तो काम करना है 9 से 5 या 10 से 4, जो भी काम कर रहे हैं 9 से 5 काम करना है। अब समझिए 5 बजे गुजरात में तो 5 बजे दिन दिखेगा, क्योंकि यहां से सूर्य को पश्चिम में डूबना है। गुजरात में 5 बजे तो दिन दिखेगा, लेकिन 5 PM में यहाँ 2 घंटे जोड़ दीजिए, मतलब 7 बजे जैसी रात दिखेगी, 7 बजे जैसी रात दिखेगी। इससे क्या हो रहा है? बिजली की खपत, लाइट की खपत जबरदस्त हो रही है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और डेवलप्ड जो भी है। लाइट की खपत होने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी चुनौती यहाँ मिली कई बार। इन सभी को मद्देनजर, इन सभी को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने कई बार मांग उठाई कि पूरे भारत का टाइम जोन अलग कर दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के लिए टाइम जोन एक अलग कर दिया जाए, जिससे कम से कम लाइट की बचत हो। जो महिला एम्प्लॉयज़ काम कर रही हैं उन्हें जाने की सहूलियत हो, कोई खतरा ना हो, उन्हें डर कम लगे, तमाम ऐसी चीज़ें मांग उठी। पिछले नहीं 2018 में इस बात को एक संसदीय समिति ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया। उस संसदीय समिति ने
इस बात को जब संज्ञान में लिया तो उन्होंने सुरक्षा कारणों से 2 टाइम जोन को बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ। भारत सरकार के कुछ वैज्ञानिक और कुछ सलाहकार जो विद्वान थे, उन्होंने फिर से भारत सरकार को कहा कि अगर जो भारत को 2 टाइम जोन में बांट दे रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बताया था, डाटा मुझे नहीं ख्याल है, लगभग उन्होंने बताया कि 120 मिलियन से ऊपर 120 मिलियन से ऊपर की यूनिट की बिजली आप साल भर में बचत कर सकते हैं अगर जो 2 टाइम जोन में बांट दे रहे हैं। उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि भारत के पास ये टाइम जोन जो है, इससे पूरे भारत का समय निर्धारण हो। भारत को एक टाइम जोन और मान लेना चाहिए जो पश्चिम बंगाल और असम के मध्य एक संकरी लाइन में जाता हो। इस टाइम जोन को बोला गया कि ये टाइम जोन जो रहेगा 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट का रहेगा। अच्छा, ये बात समझना है, ये जो टाइम जोन है ये प्रपोज है, ये टाइम जोन अभी लागू नहीं है, ये प्रपोजल है कि 89 डिग्री 52 मिनट, इसे गूगल करके आप देख सकते हो। 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट का ये प्रपोजल है, और ये प्रपोजल कहां से? पश्चिम बंगाल और असम के मध्य से जाएगा। अच्छा, इस टाइम जोन से समय किसका निर्धारण होगा? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का। तो ये जो टाइम जोन है, जो पुराना वाला टाइम जोन है, इससे पूरे भारत का। तो ये प्रपोजल है। कुल मिला जुला के क्या कहना है, अभी भी इस समय, जिस समय मैं लेक्चर ले रहा हूं, अभी भी जो समय निर्धारण होता है यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश पूरे पूरब से पश्चिम तक, वो इसी से होता है। ये प्रपोज किया गया पिछले साल अक्टूबर में, 2019 अक्टूबर में प्रपोज किया गया। तो अब देखिए फिर से अगर जो इस पर बहस छिड़ी हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली की बचत होगी इससे। दूसरा बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि जब 7 बज रहा है, मान ले 5 बजे तक कोई 6 बजे तक ऑफिस में काम कर रहा है, तो 6 बजे यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। 6 बजे यहाँ गुजरात में दिन होता है, तो लाइट की खपत होती है कार्यालयों में भी और तमाम जगहों पर। तो अगर जो ऐसा कर दिया जाए तो उससे बिजली की बचत होगी, सुरक्षा की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपके विचार में और जो भी आप बता पाए तो उसे बताना है, आपको जवाब अपना गढ़ लेना है। इससे संबंधित कुछ बातें सरकार की जो रही हैं, जो सरकार के कंसेंट में जो संसदीय समिति ने बोला कि इससे संबंधित पहली दिक्कत आएगी रेलवे को, दूसरी दिक्कत आएगी एविएशन को, मतलब जहाजों को, हवाई जहाजों को दूसरी दिक्कत आ सकती है, तमाम चीजें, टाइम जोन कैसे डिसाइड होगा। लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि छोटा से छोटा देश फ्रांस है, अपने उत्तर प्रदेश बिहार को मिला लीजिए तो फ्रांस हो जाएगा। तो छोटा से छोटा देश अगर जो फ्रांस है वो 9 टाइम जोन लेके काम करता है, इतने ज्यादा टाइम जोन है। यूएसए में भी कई टाइम जोन है। अगर जो उतना छोटा देश 9 टाइम जोन से काम कर सकता है, तो भारत भी कर सकता है। ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ऐसी कमियां सुधारी भी जा सकती हैं। रूस में भी 11 टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है रूस में भी, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो जो भी कमियां हैं उसे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब तो बहुत ज्यादा है, उसे सुधारा भी जा सकता है, इनके भी कंसर्न सुने जा सकते हैं। और बाकी जो भी कमियां हो या जो भी दिक्कतें हों, अगर जो उस दिक्कत के नाते कोई देश हित या देश की संप्रभुता आने आ रही है, तो सारी बातें एक तरफ, संप्रभुता और देश की सुरक्षा एक तरफ। तो दोनों को बैलेंस करते हुए आपको कहीं भी ऐसा जवाब पूछे जाए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपको बैलेंस जवाब देना है। जवाब में आपको ये होना चाहिए कि ठीक है, उनके कंसर्न जो हैं उसे ध्यान में रखते हुए, देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा ध्यान में रखते हुए ये प्रपोजल ठीक हो सकता है। तो आज के लिए आपका ये अक्षांश बताया गया, आज के लेक्चर में अक्षांश बताया गया, अक्षांश रेखाएं बताएंगी, उनका अनुप्रयोग बताया गया, देशांतर रेखाएं, उनका अनुप्रयोग। उसके बाद आपको बता दिया गया कि पूरब और पश्चिम की तरफ किस तरीके से टाइम घटता है, बढ़ता है। अंतिम बात आपको बता दी जा रही है, आप समझे। जैसे मान लिया अफ्रीका, इंडिया, ऐसे आपको बताया गया यहां लंदन के निकट से ये टाइम मेरिडियन लाइन है, इसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ऐसे पूरी पृथ्वी पर लाइन खींची गई है, इस तरीके से आपको बताया गया है कि ये पृथ्वी पर इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे प्राइम मेरिडियन लाइन, और इसी को आधार मानकर ये लाइन खींची गई है पूरी पृथ्वी पर। आपका जो आप ईस्ट में चलते चले जाएंगे, यहाँ चलते चले जाएंगे, तो यहाँ अंतिम में एक लाइन मिलेगी ऐसे थोड़ी टनी होकर 180 डिग्री
इसे ईस्ट भी कहा जाता है या वेस्ट भी कहा जाता है, दोनों, क्योंकि ये एक ही है। पूरी पृथ्वी गोल है तो एक ही लाइन 180 डिग्री है जो इसके जस्ट अपोजिट 180 माना गया है। जैसे पृथ्वी गोल है तो एक तरफ से 0 डिग्री है, दूसरे तरफ 180 डिग्री। इसे ईस्ट भी कहो वेस्ट भी कहो, क्योंकि इधर से आपका अमेरिका का मैप है, पृथ्वी तो गोल है, यहाँ अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, ये कैलिफोर्निया इस इधर से। तो टाइम मेरिडियन लाइन से अगर जो 180 डिग्री आएंगे, जैसे मान लिया यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, समझिएगा 180 डिग्री आए, यहाँ समझो 180 डिग्री आए 4 मिनट, 180 डिग्री 720 मिनट। 720 मिनट का मतलब अगर जो इसे हम 60 से भाग कर दें तो 24 घंटे आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी 12 घंटे आ जाएंगे, 12 घंटे आ जाएंगे, 12 घंटे आ जाएंगे। तो आप ऐसे समझो, अगर जो यहाँ दोपहर का 12 बजा होगा, समझिएगा यहाँ दोपहर का 12 बजा होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रात का 12 बज जाएगा। उसी समय जिस समय लंदन में दोपहर का 12 बजेगा, उसी समय यहाँ रूस के एकदम पूर्वी कोने पर और अलास्का के पास यहाँ रात का 12 बजेगा। मतलब ये जो 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट आपको दिख रहा है, ये टाइम मेरिडियन लाइन है, मतलब समय निर्धारण रेखा है। तो ये क्या है, ये तिथि निर्धारण रेखा है, इससे डेट डिसाइड होता है 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट से। तो ऐसे कह सकते हैं, इधर अगर जो आज की डेट मान लिया 20 जुलाई है 2020, आज की डेट 20 जुलाई है, तो इसके इधर जाएंगे, चूंकि पृथ्वी गोल है, इसके इधर यहाँ से ऐसे निकलेगा, इसके इधर जाएंगे तो यहाँ 19 जुलाई ही होगा, क्योंकि ये पृथ्वी का दूसरा छोर है, इधर आ जाएगा तो यहाँ 19 जुलाई ही होगा। इधर से अगर जो पश्चिम की तरफ आएंगे तो डेट चेंज होगा, मतलब अलास्का से कोई अगर रूस की तरफ आएगा तो डेट एक आगे बढ़ जाएगा। तो इसी को हम मान लेते हैं 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट को या वेस्ट को एक ही है, क्योंकि 360 डिग्री ही लाइनें हैं। तो ये टाइम मेरिडियन लाइन और डेट मेरिडियन लाइन, ये डेट निर्धारण की रेखा है जो अलास्का और रूस के मध्य जाती है। यहाँ बेरिंग सी है, बेरिंग सागर से होते यहाँ साउथ में चली जाती है। तो आपको इतनी बातें बता दी गई हैं। अक्षांश, देशांतर, उनके प्रयोग और जो करंट अफेयर वाली बात थी वो भी बता दी गई। आपको ऐसा पूछा जा सकता है, कभी कभार पूछा जा सकता है, जो भारत में दूसरे समय मानक रेखा प्रस्तावित की गई है वो कौन सी है, तो दिया भी जा सकता था, आपको बता भी दिया गया। इसके बाद जो भी लेक्चर आएगा लगभग पॉलिटी का होगा, और आप क्लास एंजॉय कर रहे होंगे मुझे पता है। इसको देखिए, जो ना समझ में आए पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे फैलाइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या इसमें क्या और सुधार होना चाहिए, क्या आपको क्या अच्छा लगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।